आज का अपना विषय है उदारवाद। उदारवाद राजनीतिक सिद्धांत में या राजनीतिक दर्शन में जो विचारधाराएं हैं उनमें से प्रमुख चयनित विचारधारा है। और उदारवाद की जो विकास यात्रा है वो पुनर्जागरण का जो काल था उसे प्रारंभ होती है। तत्समय ये परंपरा मुक्ति और मानव स्वतंत्रता का उद्घोष था। ये उद्घोष शीघ्र ही मानव जीवन के विविध आयामों में मुखरित होने लगा। तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विद्यमान संकीर्णताओं के विरुद्ध ये एक उदात्त बौद्धिक चिंतन या बौद्धिक धारा थी। इसी कारण से इसको उदारवाद के नाम से नामकरण हुआ या उदारवाद कहा गया। यद्यपि उदारवाद कभी अपने दो प्रमुख समक्ष राजनीतिक अवधारणाएं आदर्शवाद और समाजवाद के सामने एक व्यवस्थित धारा के रूप में नहीं बहा, किंतु उसने जो व्यवस्था दी वह इन दोनों से ऊपर भारी पड़ने वाली थी। प्रारंभ में तो यह राज्य, धर्म और परंपरा को सर्वाधिक मंडित करने वाली आदर्श विचारधारा के विरुद्ध उत्पन्न हुई, किंतु संवैधानिक राजतंत्र तक सीमित रह गया, जिससे पुनः लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। कालांतर में इसकी पृष्ठभूमि की से समाजवाद का विकास हुआ। उसने नए मताग्रह अपनाए, तब यह उसके विरुद्ध भी सर्वाधिक सशक्त दर्शन के रूप में सामने आया। अतः आदर्शवाद के विरुद्ध यह जितना यथार्थवादी है उतना ही समाजवाद की कठोर व्यवस्था के विरुद्ध उदारतावादी। इस विकास यात्रा को हम पुनर्जागरण काल से 19वीं शताब्दी तक के काल को आदर्शवाद का प्रतिपक्षी काल माने तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 21वीं शताब्दी के प्रारंभ के काल को समाजवाद का प्रतिपक्षी काल मानना होगा। यहाँ हमें यह भी मानना होगा कि सामंतवाद की प्रतिक्रिया में उदारवाद का मुख्यतः निषेधात्मक जो चरित्र था वो सामने आया। और ये जो उदारवाद है इसको विकसित करने में जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, लास्की, टॉमस पेन, जर्मी बेंथम, जे.एस. मील, हुम, ग्रॉसियस, रॉल्स और रसेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आदर्शवादियों की धारा में ग्रीन तथा समाजवादियों की धारा में कार्ल मार्क्स और एंगल्स आदि का भी चिंतन कुछ क्षेत्रों में इतना उदार और मौलिक है कि उससे उदारवाद की विकास यात्रा को हम मील का पत्थर मान सकते हैं। किंतु यहाँ उदारवाद एक पृथक दर्शन के रूप में वर्णित है, अतः उसे पृथक कर देखा जाएगा। उदारवाद आधुनिक अवश्य है, किंतु यह प्राचीन काल से आदर्शवाद के समानांतर चल रही यथार्थवादी विचारधारा है। और ये ऐसी विचारधारा है जिसमें दो महत्वपूर्ण तत्व एक साथ सम्मिलित हुए हैं, एक और व्यक्तिवाद तो दूसरी और लोकतंत्रवाद। उदारवाद के प्रारंभिक विभाग को हम सरलता इन्हीं दोनों का समन्वय मान सकते हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जब हम व्यक्तिवाद और उदारवाद का संबंध देखते हैं तो पाते हैं कि उदारवाद इन दोनों अवधारणाओं से व्यक्तिवाद और लोकतंत्र से और अधिक प्रभावी है। व्यक्तिवादियों की तो अनेक धाराएं थी, जिनमें अराजकतावादी भी थे तो लोकतंत्रवादी भी थे। उदारवाद मुख्यतः लोकतांत्रिक व्यक्तिवादियों से जुड़ा है, किंतु रोचक यह है कि उदारवाद के प्रथम व्यवस्थित प्रणेता और व्यक्तिवाद के शिष्य प्रतिष्ठाता जॉन लॉक स्वयं लोकतंत्रवादी नहीं थे। ये अलग बात है कि उन्होंने जिस
संवैधानिक राजतंत्र की बात की थी, उसमें विधि का शासन था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, जनता के मौलिक अधिकार थे और यहाँ तक कि उसे शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने के भी अधिकार प्राप्त थे। अतः लोकतंत्र के समर्थन की दृष्टि से भले ही वे प्रतिगामी प्रतीत हो, किंतु तत्कालीन ईश्वर प्रदत्त राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की बात कहकर वे लोकतंत्र के अग्रगामी भी बन गए। उक्त परिचय की पृष्ठभूमि में हम उदारवाद के स्वरूप पर कुछ सरल और प्राथमिक निर्देशन भी कर सकते हैं। जैसा कि साल्टोरी के अनुसार उदारवाद 3 विचारधाराओं को स्थान देने वाला दर्शन है। पहला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और तीसरा संवैधानिक राज्य। किंतु यह स्वरूप लक्षण प्राय स्थूल रूप में है, क्योंकि समय के साथ उदारवाद में अनेक रूप परिलक्षित हुए। उदाहरणतः परंपरावादी उदारवाद, सुधारवादी उदारवाद, काल्पनिक उदारवाद, यथार्थवादी उदारवाद, लोकतांत्रिक उदारवाद, समाजवादी उदारवाद आदि आदि। इस दृष्टि से हम पाएंगे कि उपयुक्त तीनों अभिलक्षणों के साथ कालांतर में अन्य अभिलक्षण भी समाहित होते गए। सही मायने में उदारवाद एक दर्शन से बढ़कर एक आंदोलन के रूप में परिणत हो गया, जिसने तेजी से ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका होते हुए संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यद्यपि 4 सदियों में आर्थिक उदारवाद के कुछ बर्बर रूप भी सामने आए और वहाँ लंबी अवधि या बड़े भाग तक उदारवाद का कमी भी हुई, किंतु राजनीतिक उदारवाद सामान्यतः सदैव सशक्त बना रहा। उदारवाद की विकास यात्रा के अनेक मोड़ हैं। इसके भीतर कुछ जुड़ता गया। कई विचारकों ने इस विचारधारा को नया मोड़ दिया, नए रूप से जुड़ने का प्रयास किया। इस दृष्टि से हम राजनीतिक विचारकों को इस आधार पर उदारवाद से जुड़ने वाले जो विचारक हैं उनको कालक्रम के अनुसार इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं, जिसमें प्रथम है जॉन लॉक। उन्होंने शासन को संविधान से सीमित और जनता के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार घोषित कर उदारवाद की स्थापना की, जिन्हें उदारवाद का पिता कहा जाता है। उन्होंने शासन को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और प्राकृतिक सत्ता के त्रिविध वर्गों से विभक्त कर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का सूत्रपात किया। उनके द्वारा प्राकृतिक सत्ता और समन्वयकारी थी, जिसका कार्य राज्य के बाहरी और वैदेशिक कार्यों से संपन्न करना था। लॉक का शासक भी शासित है, उसका विधायक भी है, व्यक्तिगत रूप से विधि के आबद्ध है। विधि भी संप्रभु की इच्छा के बजाय जनता की इच्छा है और सामान्य कल्याण से अभिप्रेरित है। दूसरे विचारकों के रूप में उदारवाद के रूप में अपने मॉन्टेस्क्यू को देखते हैं, जिन्होंने राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये लॉक की शक्ति पृथक्करण की अवधारणा का ही व्यवस्थित रूप था। मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज पर लॉक का गहन प्रभाव हुआ। शक्ति पृथक्करण ने राज्य की एकल संप्रभुता को लास्की की बहुल संप्रभुता की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। मॉन्टेस्क्यू लोकतंत्र के प्रमुख प्रतिष्ठाता थे। वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के पुनर्जागरण के पुरोधा माने जाते हैं। यदि लॉक 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के सिद्धांतकार थे, तो मॉन्टेस्क्यू 1791 के फ्रांस के संविधान तथा 1787 के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के मार्गदर्शक थे, जो लगभग विश्व के संविधान के आदर्श प्रतिदर्श हैं। तीसरे जो महत्वपूर्ण विचारक हैं रूसो, जीन जैक्स रूसो, जिन्होंने लोक संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी का सिद्धांत दिया, जनरल विल का सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा साथ ही क्रांतिकारी आमूलचूलवाद की स्थापना की। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि केवल सामान्य इच्छा ही राज्य की स्थापना का उद्देश्य सामान्य कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य का संचालन कर सकती है। उनके 2 प्रमुख उद्घोष विश्व चिंतन में प्राय उद्धृत किए जाते रहे हैं। प्रथम, मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र है, किंतु उसके पश्चात वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है।
दूसरी बात उनकी कि किसी के पास इतनी संपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वे दूसरों को खरीद सकें, तथा किसी को इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि वे अपने को बेचने के लिए बाध्य हो। नेक्स्ट, जो उदारवाद अवधारणा के महत्वपूर्ण चिंतकों में शामिल किए जा सकते हैं उनमें मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स हैं। उन्होंने समाजवाद के रूप में विश्व चेतना का अब तक सबसे प्रभावी और व्यापक दर्शन दिया है। मार्क्स और उसकी परंपरा के प्रभाव से ही उदारवाद के दुर्गुणों या दुर्बलताओं का प्रश्न चिन्ह लग सका। विशेषतः उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद को सीमित कर लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। ये अलग बात है कि समाजवाद में राज्य की सर्वाधिकारिता, शासनतंत्र की कठोरता और व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमितता के विरोध में उदारवाद ने अपनी नई सकारात्मक भूमिका तलाश की है। नेक्स्ट, जो महत्वपूर्ण चिंतक आते हैं उनमें जॉन मेनार्ड किन्स का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने सन 1932 में जो तीस की जो मंदी थी, तीसा की मंदी जिसको कहते हैं, उसके पश्चात अर्थशास्त्र की नई दृष्टि से व्याख्या प्रस्तुत की, जिसको अपन शास्त्रीय अर्थशास्त्र की अहस्यवादी व्यवस्था कह सकते हैं। उन्होंने माना है कि आर्थिक कारणों से सन 1914 के पश्चात उदारवाद पर प्रश्न उठने लगे थे और उसका ह्रास प्रारंभ हो गया था, किंतु किन्स के दर्शन के साथ ही उसे एक नया आर्थिक आधार मिल गया जो प्रत्यक्षतः आज भी जारी है। उनकी विचारधारा को अर्थशास्त्र में किन्सियंस क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह तो एक छोटी सी दिखावटी वानगी है। ऐसे अनेक विचारक हैं जिन्होंने अपने स्तर पर इनके इस चिंतन में संशोधन, परिवर्तन कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें डार्विन, फ्राइड ने क्रमशः धर्म और काम के क्षेत्र में पुरातन धाराओं को चुनौती देकर उदारवाद को नई दिशा दी। ये अप्रतिम है क्योंकि इनके साथ ही उदारवाद को राजनीतिक क्षेत्र के भिन्न क्षेत्रों में भी दिशा मिली। अगर राजनीतिक क्षेत्र भी लें तो वाल्टेर, जर्मी बेंथम, टी.एच. ग्रीन, ग्रोसियस, मिल्स, लास्की के महत्व को कम करके नहीं आंक सकते। सारांश कहा जा सकता है कि उदारवाद क्रमशः अधिकाधिक उदारवादी होता गया है। प्रारंभ में इसने जब राज्य की नकारात्मक भूमि को प्रकट करते हुए जो जनता के अधिकारों का उद्घोष किया, तब वह उस पृष्ठभूमि में सत्य था, किंतु जब वह राज्य को इतना अहस्यवादी मान बैठा कि यह पूंजीवादी शोषण के समक्ष मूक दर्शक बना रहे, तब उसकी यह रीढ़ खत्म हो गई थी जो कभी राजतंत्र के समक्ष उठ खड़ी हुई थी। जीवन में अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था बड़ी सीमा तक पृथक होकर भी आपस में संबंध रखती है। अतः राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद और आर्थिक क्षेत्र में अनुदारवाद होना नहीं चल सकता, किंतु जब राजनीतिक क्षेत्र में भी संविधान और विधि का विधान किया जाता है, तब आर्थिक क्षेत्र में भी विधान से इनकार नहीं किया जा सकता। ये रोचक तथ्य है कि प्रारंभिक उदारवाद ने समस्त समस्याओं का समाधान स्वतंत्रता तथा समाजवाद में समानता को तलाशने की कोशिश की। यह केवल अतिवाद भी नहीं, एकांगी दृष्टिकोण भी था, जिसके कारण दोनों अपने स्वरूप में सफलता की प्रचुर संभावनाएं समाहित किए हुए थे। यह सुखद स्थिति कह सकते हैं कि समय के साथ उदारवाद ने इतना लचीलापन अपनाया कि उसने समाजवाद के अनेक सद्गुण समाहित हो गए। यही कारण है कि अपनी कठोरता के आवरण में बंद समाजवाद जहां 5 या 10 दशकों में ही धराशायी हो गया, वहीं उदारवाद अपने उत्थान और पतन के चक्र को पार करते हुए 4वीं सदी में सफलतापूर्वक प्रवेश कर रहा है। तो ये विचारधारा समय के अनुकूल, समय के साथ बदलने में सक्षम है, इसी कारण अजर और अमर है।